हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश। और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जो कि रिलेटेड है 11th अकाउंटेंसी से या फिर किसी और से भी जो कि अकाउंटेंसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हों। तो हमने जो लास्ट वीडियो करी थी उसमें मैंने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आपको बताए थे, साथ में अकाउंटिंग कैसे शुरू हुई थी वो बातें हमने वहाँ पर की थी। आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें हम बात करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ की, यानी कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको अकाउंटिंग सीखने से पहले पता होनी चाहिए। वो हर स्टेप पर आगे आप जितनी भी चीज़ें सीखेंगे वहाँ पर वो सब चीज़ें काम में आएंगी। तो उनका क्या मतलब, पर्टिकुलर किसी शब्द का क्या अर्थ है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे आज। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे सामने आ रहा है वो है यूनिट। यूनिट का वैसे मतलब अगर हम समझें तो वैसे यूनिट का मतलब होता है एक इकाई, लेकिन जब हम यहाँ पर समझ रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट का क्या मतलब होगा। देखिए, जब हम अकाउंटिंग करने की बात करते हैं तो हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे? या तो हो सकता है हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करें। अकाउंटिंग करना यानी कि भाई उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, हमें उसे किसी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। सिंपल शब्दों में यही अकाउंटिंग है। तो हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे? हो सकता है हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करें, हो सकता है हम किसी शॉप की अकाउंटिंग करें। शॉप में भी लेन देन होता है, वहाँ पर भी हिसाब किताब रखना पड़ता है, उसे भी जानना है भाई मेरा आखिरी में कितना लाभ, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ, कितना लाभ, कितना हानि हुआ। तो एक शॉप हो सकती है, कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि जिस संस्था या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम अकाउंटिंग करते हैं उसे यूनिट कहा जाता है। उसे आप बिजनेस यूनिट भी कह सकते हो और नॉर्मली उसे अपन यूनिट भी कह सकते हैं। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी हमारे सामने है वो है सेल्स। सेल्स का मतलब हिंदी में उसे कहते हैं बिक्री। तो कुल मिला के सेल्स का मतलब, वैसे तो आप सभी को पता होगा किसी चीज़ को बेचना, सेल। और यहाँ पर भी उसका वही वही मतलब है कि अकाउंटिंग में, यानी कि हम जब बिजनेस में किसी चीज़ की सेल करते हैं तो उसे हम सेल्स के नाम से ही डिनोट करेंगे। ठीक है। कोई मान लीजिए आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो आपने फर्नीचर बेचा, तो उसको, उस ट्रांजेक्शन को जो हम कहेंगे वो कहेंगे कि ये हमारी सेल्स हुई है। उसके बाद जो तीसरा शब्द है वो है परचेज। परचेज यानी खरीद करना। नॉर्मली जब हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि हम फर्नीचर बनाने का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? फर्नीचर के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, यानी हमें कुछ लकड़ियाँ चाहिए होंगी जिसको काट पीट कर, जिन पर हम प्रोसेसिंग कर कर उसको एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे, या जो भी हम फर्नीचर बनाते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमें लकड़ियाँ चाहिए होगी ये हम कहीं से खरीद कर लाएंगे, तो उस चीज़ को कहा जाता है परचेज करना। ठीक है। और ये हमने क्या किया, हम बाहर से लकड़ियाँ लाए और हमने उस पर प्रोसेसिंग करी, उससे टेबल चेयर जो भी बनानी थी वो बना दी, और थर्ड पार्टी को, किसी को हमने सेल कर दी। तो जब हमने उसको बेचा वो तो सेल हो गई, हमने किसी से खरीदा वो हमारे लिए परचेज हो गई। बस इतनी सी बात है। अगला पॉइंट जो हमारे सामने है वो है एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चे। हम जितने भी बिजनेस में खर्चे करते हैं, ऐसा तो है नहीं भाई कि हम केवल सेल करेंगे तो वहाँ से पैसा आ जाएगा, हम केवल परचेस करेंगे तो वहाँ पैसा चला जाएगा। इन चीज़ों के अलावा भी ढेर सारे खर्चे होते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ रख रखे हैं, उन्हें आप सैलरी दोगे, वो एक खर्चा है। आपने जिस बिल्डिंग में काम आप अपना चलाते हो सकता है उसमें आप रिपेयरिंग करवाओ, वो एक खर्चा हुआ। कुल मिलाकर जितने भी आप खर्चे करते हो वो सब एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम समझने वाले हैं वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में कहेंगे हम लाभ। अब प्रॉफिट कैसे होगा? मान लीजिए, इसको समझने से पहले आप एक प्रैक्टिकल उदाहरण समझिए कि आपने जो टेबल बनाने का आपका बिजनेस है, एक टेबल को बनाने में आपने 500 रुपये का खर्चा किया। आपने बाहर से लकड़ी मंगाई, एक मजदूर लगाया कि भाई तू इसको कट कर, इसको टेबल का फॉर्म दे, फिर आपने उस पर सनमाइका वगैरह लगाया, कुल मिला के उसको फिनिशिंग दी, और फिर आपने उस बाहर बेचा। तो जो हमारा ये उसको प्रिपेयर करने में जो खर्चा आया वो 500 रुपये का खर्चा आया है। एक्सपेंस हमारे 500 रुपये हो गए। तो क्या हम बाहर 500 रुपये में बेच देंगे? नहीं। हमने जब उस पर 500 रुपये का खर्चा किया है तो कुछ हम हमारे लिए भी तो हिस्सा रखेंगे उसमें। 500 रुपये में हम वो हिस्सा जोड़ेंगे और फिर उसको हम बाहर बेच देंगे। तो यही जो 500 रुपये में हमने अपना वाला हिस्सा जोड़ के बाहर माल बेचा है, उसे ही हम प्रॉफिट कहेंगे कि भाई 500 रुपये तो मेरी लागत ही आ गई, मैंने इतना तो इस पर खर्चा ही कर दिया। अब 500 में ही बेच दूँ तो फिर मतलब ही क्या है? तो मैंने क्या किया, 500 का खर्चा किया, मान लीजिए उसमें 100 रुपये और जोड़े और फिर उसको सेल कर दिया।
तो ये 100 रुपये थे, ये मेरा प्रॉफिट था। और इसे कैसे निकालते हैं, आपने जितने में सेल करी है उसमें से आप जितना आपने खर्चा किया है वो आप माइनस कर दो, सीधी सी बात है, प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। सेल करी है, मान लीजिए 600 रुपये में माल बेचा, एक्सपेंस उस पर खर्चा कितना हुआ था 500 रुपये, तो 600 माइनस 500, 100 रुपये का आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब प्रॉफिट के बाद लगे हाथ हम बात कर रहे हैं हमारे लॉस की। प्रॉफिट का उल्टा हो जाएगा लॉस, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। लाभ उसका उल्टा हो जाएगा हानि। मान लीजिए कि आपने फर्नीचर को बनाने में तो 600 रुपये का खर्चा किया था, लेकिन आपने उसको बेचा 500 रुपये में ही, तो ये कहाँ की समझदारी वाली बात हो गई। लेकिन फिर भी मान लो आपको कोई मजबूरी वश के माल बिक नहीं रहा है, चलो जितने में जा रहा है उतने में बेचे, आपने 600 का खर्चा करके 500 रुपये में ही बेचा, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ, और उस नुकसान को ही लॉस कहा जाता है। लॉस निकालने का भी वही तरीका है, सेल्स में से आप एक्सपेंस माइनस कर दो। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सपेंस आपके ज़्यादा होंगे और सेल आपकी कम होगी। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि 500 रुपये तो आपने सेल से कमाए, यानी आपने 500 रुपये में तो सेल करी, 500 रुपये तो सेल के मिले आपको, और आपने खर्चा कितना कर दिया था, 600 रुपये खर्चा कर दिया था, तो आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, जबकि आपकी जेब से 100 रुपये और ज़्यादा चले गए, तो ये 100 रुपये का लॉस था। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों निकालने का सेम तरीका है, सेल्स में से एक्सपेंस को माइनस कर दो। बस लॉस की कंडीशन में क्या होगी, हमारी सेल कम होगी और खर्चे हमने ज़्यादा कर दिए होंगे, तो उस कंडीशन में हमें नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे सामने एक टर्म आ रही है वो है एसेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे हर जगह पर ये आपके अकाउंटिंग में काम आएगी। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। देखिए, संपत्ति को अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेट करोगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि हमारी संपत्ति क्या होती है। भाई मेरा घर है, वो मेरी संपत्ति है। मेरे पास अगर कोई मेरी बाइक है, कोई कार है, वो मेरी संपत्ति है, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे पास मेरे कपड़े हैं, वो मेरी संपत्ति है, वो मेरी एसेट्स है। तो बिजनेस के लिए एसेट्स क्या हो सकती है, बिजनेस की बिल्डिंग एसेट्स हो सकती हैं। बिल्डिंग, बिजनेस के पास में जितनी भी कोई मशीनरी है वो उसकी एसेट्स हो सकती है। तो कुल मिला के एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमारे पास है या फिर हम किसी से मांगते हैं। दो चीज़ें आपको याद रखनी कि एसेट्स क्या होगी। एसेट्स पहली तो जो हमारी चीज़ है, और दूसरा जो हम किसी से मांगते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा कि एसेट्स में 2 पॉइंट याद रखिए, शॉर्ट तरीके से आप समझ जाएंगे। एसेट्स का मतलब वो जो कि पहली तो हमारी चीज़ है और दूसरी हम किसी से मांगते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए एसेट्स हो जाती है। अब एसेट्स को क्या है ना, थोड़ा सा आगे क्लासीफाई कर रखा है कि एसेट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया है, तो वो चीज़ हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एसेट्स के 2 हिस्से कर दिए हैं। पहला करंट एसेट्स और दूसरी चीज़ है आपके सामने नॉन करंट एसेट्स। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, करंट इसको हिंदी में भी बोलते हैं चालू संपत्तियाँ। करंट यानी चालू। ये करंट वो वाला करंट नहीं है जो बिजली के तारों में दौड़ता है, ठीक है ना। ये करंट है, मतलब जो हम प्रेजेंट की बात करते हैं, आज क्या चल रहा है उस संदर्भ में, उस रिलेशन में यहाँ पर करंट लिखा गया है। और ये हो गया नॉन करंट, यानी कि हिंदी वाले इसको बोलेंगे गैर चालू। अब देखिए, जब हम चालू चीज़ों की बात करते हैं तो आपके मन में कई चीज़ें आ सकती हैं। मेरे मन में सबसे पहला नाम आता है चाइना के आइटम्स का। बहुत ही चालू टाइप्स के होते हैं वो, हम खुद भी उन चीज़ों को कहते हैं कि चले तो चांद तक और नहीं चले तो वही आज रात तक, ऐसे कुछ हम बातें करते हैं। तो चालू का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत कम समय के लिए है। हम चाइना के आइटम्स को चालू क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ आपको चालू यानी कि करंट से क्या मतलब समझना है कि जो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए हमारे पास में है वो करंट होंगी, करंट एसेट्स होंगी। एसेट्स जो हमारे पास है या हम किसी से मांगते हैं और उसके आगे करंट लग गया, इसका मतलब वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए है। अब जो ये मैं टाइम पीरियड ये मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइम पीरियड कितना होगा, ये होगा आपका 1 ईयर, 1 ईयर या फिर 12 मंथ्स, जो भी हम कह लें, 1 ईयर या फिर 12 मंथ्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स को कैसे समझें। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स जो कि 1 साल तक या फिर 12 महीने से कम समय तक हमारे पास में रहने वाली हैं, वो करंट एसेट्स होंगी। कैसे समझेंगे इसको, देखिए, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में एक ही फ़र्क है। वो एसेट्स, वो संपत्तियां जो हमारे पास 12 महीने तक के लिए ही हैं,
अप टू 1 ईयर के लिए ही हैं, उसके अंदर अंदर या तो वो ख़त्म हो जाएंगी या फिर वो हमारे पास नहीं रहेंगी। उसके अपोजिट अगर नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो ये वो वाली एसेट्स होती हैं जो कि हमारे पास 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रहने वाली है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उन एग्जाम्पल से ये जो अभी मैंने बात बोली है ये बिल्कुल आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो कि हमारी करंट एसेट्स हैं। अब इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं कि वास्तव में करंट एसेट्स का लॉजिक क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले नंबर में मैंने नाम लिखा है कैश का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस में हमारे पास कैश अवेलेबल है, नगद रुपया अवेलेबल है, वो हमारी करंट एसेट्स है। अब कैश को करंट एसेट्स क्यों माना जा रहा है? क्योंकि हम इसे जब चाहें तब यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, और करंट का मैंने क्या आपको लॉजिक बताया कि जो भी 12 महीने तक या फिर ऐसा कह लें 1 साल से कम टाइम पीरियड में जो यूज़ में आ जाए वो करंट एसेट्स है हमारी कुल मिलाकर। ठीक है, उसके अलावा मैंने लिखा है स्टॉक। अब देखिए, स्टॉक का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारा मान लीजिए फर्नीचर बनाने का बिजनेस है, तो हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि कि हमारे पास ऑर्डर आया कि भाई आपको हमें दो चेयर चाहिए, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि हम उसको कहें अच्छा 2 चेयर चाहिए चलो हम बनवाते हैं अभी। ऐसा नहीं होता है। हम पहले से कुछ चीज़ें बनाकर रखते हैं कि हाँ भाई, जिसको रेडीमेड, जिसको हैंड टू हैंड चाहिए, उसे हम अपने पास जो बना बनाया माल रखा है उसमें से हम उसे दे देंगे। वो बात अलग है किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट आ जाए कि भाई मुझे इस शेप की, इस तरीके की चेयर बनवानी है, वो आप बना दो, वो तो अलग बात है। लेकिन कोई आप और हम जैसे मान लीजिए डेली यूज़ के लिए हम गए भाई टेबल कुर्सी दिखा दो, तो वो दिखाने के लिए वो ऐसा थोड़ी ना करेगा उसी टाइम बनवाएगा। तो वो क्या करता है, पहले से जो उसका बिजनेस है, मान लो फर्नीचर का है, हम उसी की बात कर रहे हैं, तो फर्नीचर वो पहले से बनवा कर रखता है अपने पास। और जब कोई ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, तो वो उस जो बनाकर रखा हुआ है उसमें से उसे बेच देता है। बस जो ये हमने बनाकर रख रखा है फर्नीचर, उसे ही हम स्टॉक कहेंगे। ठीक है, यानी जो चीज़ें हमने बनाकर रख रखी हैं, किस पर्पज़ से? बेचने के पर्पज़ से, उसे हम कहेंगे स्टॉक। ठीक है, इसे हम गुड्स भी कह सकते हैं। स्टॉक और गुड्स दोनों में बहुत माइनर सा फ़र्क है जो कि अभी स्टार्टिंग में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टॉक मैं समझता हूँ आप भली बात समझ गए होंगे होता है। अब इसे करंट एसेट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये भी हम ऐसा नहीं है 1 साल से ज़्यादा तक ये हमारे पास में रह जाएगा। अगर आज हम बनाकर अपने पास रख रहे हैं तो हो सकता है बिजनेस अच्छा चल रहा होगा तो हो सकता है अगले दिन माल बिक जाए, और नहीं भी अच्छा चल रहा होगा तो भी 1, 2, 1.5, 2.5 महीने में वो माल बिक जाएगा। यानी 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए वो हमारे पास है, इसीलिए उसे करंट एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल। देखिए, बिल रिसीवेबल और डेटर्स, इन दोनों का आप एक साथ समझिए। सबसे पहले आप डेटर्स को समझिए। डेटर्स जिसे हिंदी में कहते हैं देनदार, यानी ऐसे लोग जो हमको पैसा देंगे। अब पैसा क्यों देंगे? देखिए, जब आप सेल करते हो, सेल का मतलब आप माल बेचते हो, तो वो दो तरीके से बेचा जाता है। या तो आप हैंड टू हैंड उनसे पैसा ले लेते हो, उसे हम कहते हैं कैश सेल्स, यानी ऐसी बिक्री, ऐसी सेल्स जिसका पेमेंट मुझे हाथों हाथ कैश में मिल गया था। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि भाई भाई भतीजावाद या अच्छी जान पहचान होती है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई चलो अभी पैसा नहीं है, बाद में दे देना। उसे हम नॉर्मल बोलचाल में क्या कहते हैं, उधारी। कि हमने सेल्स तो आज कर दी लेकिन हमें पैसा आज नहीं मिला, तो वो जिस इंसान को हमने सेल करी है वो क्या है, हमारे लिए डेटर बन जाता है, यानी वो हमें पैसा देंगे। तो डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स में उन व्यक्तियों, उन पर्सन्स का नाम आता है जिन्हें हमने उधार में माल बेचा है, जो कि हमें पैसा देंगे। और जब हम बात करते हैं पैसा लेने की, तो वो हमें जो पैसा देंगे ना, वो 1 साल के बाद नहीं देंगे। हम इतना टाइम उनको नहीं देते, कितना ही अच्छी जान पहचान हो, हम उनसे कहेंगे भाई चलो अभी पैसा नहीं है, 10 दिन बाद दे जाना, 15 दिन बाद दे जाना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद दे जाना, इससे ज़्यादा का टाइम पीरियड कोई नहीं देता है। इसीलिए ऐसे पर्सन्स जिनसे हम पैसा मांगते हैं उन्हें अपन डेटर्स कह देते हैं। और ये करंट एसेट्स में क्यों आए हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम 10-15 दिन का ही इनको टाइम देते हैं। अब लगे हाथ अब बिल्स रिसीवेबल को भी ले लीजिए। देखिए, कई बार क्या होता है, हम किसी को जान पहचान कोई खास अच्छी होती नहीं है हमारी, फिर भी वो कहता है कि भाई मुझे आप उधारी में माल बेच दो, कोई बात नहीं मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो क्या है, हम मतलब अब उससे अच्छी जान पहचान तो है नहीं, और हम बिज़नेस में भी ये सोच रहे हैं कि भाई माल बेचूं नहीं बेचूं, जान पहचान का आदमी है नहीं,
चलो भेज देता हूँ, कम से कम आज नहीं कल नहीं परसों तरसों पैसा दे जाएगा। तो हम थोड़े डाउटफुल से रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक बिल लिखकर उसको दे देते हैं। ठीक है, एक बिल लिखकर उसको दे देते हैं कि भाई इस तारीख को इतने दिन बाद आप मुझे इतना अमाउंट दे देना। तो उससे क्या होता है, उस पर बाउंडेशन आ जाती है। ठीक है, तो बस वो जो बिल लिखा गया है ना, उसे बिल रिसीवेबल अपन कह देते हैं। दोनों का मतलब एक ही है कि हमने जिनको उधारी में माल बेचा है उनसे हमें पैसा लेना है। ठीक है, जिनको हमने बिल नहीं लिखा है उनको हम सिंपली डेटर्स कह देते हैं, और जिनको हमने बिल लिख दिया है उनको उनका नाम हम ऊपर वाली इसमें बिल रिसीवेबल में डाल देते हैं। ठीक है, इतना सा फ़र्क मान लीजिए आप डेटर और बिल रिसीवेबल में। शुरुआती तौर पर इतनी नॉलेज आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने वर्ड लिखा है शॉर्ट टर्म एडवांसेस। इसका मतलब क्या है, पहले एडवांस का मतलब समझो। एडवांसेस वो जो हमने किसी को दिए हैं, एक तरीके से हमने किसी को लोन दिया है, तो दिया है तो हम उससे मांगते हैं। और एसेट्स का मतलब दो चीज़ें बताई, जो मेरी है वो, और जो मैं किसी से मांगता हूँ वो, ये दो चीज़ें एसेट्स होती हैं। तो शॉर्ट टर्म एडवांस का मतलब क्या होता है, ऐसा एडवांस जो कि शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया है। और शॉर्ट टर्म का मतलब एक साल से कम, याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म का मतलब एक साल से कम। यानी कि मैं हूँ, मैंने किसी इंसान को, ए को, मैंने उसको आज 10,000 रुपये एक लोन की तरह दे दिया, और मैंने उसको कहा भाई तू मुझे 5 महीने बाद ये वाला जो लोन है, जो मैंने तुझे पैसे दिए हैं, ये तू मुझे लौटा देना। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए एसेट्स हो गई। और करंट हुई वो कैसे, कि मैंने उसे 5 महीने का टाइम दिया है। इसी जगह अगर मैं उसको कह देता कि भाई तू मुझे 1.5 साल बाद वापस लौटा देना, तो वो फिर करंट नहीं होकर नॉन करंट हो जाती। ठीक है, और इस शॉर्ट टर्म का भी क्या मतलब है, एक साल से कम। अगर ये 1.5 साल का टाइम दे देता, तो फिर ये जो शॉर्ट टर्म एडवांस है ये हो जाता लॉन्ग टर्म एडवांस। ठीक है, टाइम पीरियड है। और इसके अलावा अगर कोई और अदर शॉर्ट टर्म एसेट्स आपको क्वेश्चन में दी जाती है, तो ये सब मानी जाती हैं करंट एसेट्स में। ठीक है, करंट एसेट्स मैंने आपको एग्जांपल देकर भी समझा दी हैं, और मेनली अभी आपको स्टार्टिंग में यही एग्जांपल्स आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले मैंने लिखा है फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले तो बेसिक कंडीशन याद रखनी है कि नॉन करंट हम किसे कहेंगे, वो एसेट्स जो कि हमारे पास एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए रहने वाली है, या फिर जो हम पैसा मांगते हैं वो एक साल के बाद मिलेगा हो जाती है। पहला एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स यानी स्थायी संपत्तियाँ। फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्ति क्या होती है, जैसे आपका घर है वो कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, वो स्थायी संपत्ति हो गई। इसी तरीके से आपका कोई लैंड है, कोई ज़मीन है, वो फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, इसके बाद कोई बड़ी प्लांट एंड मशीनरीज वगैरह, कुछ आपने बड़ी हैवी मशीन वगैरह लगा रखी है, वो सब हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। और इसको नॉन करंट में रखने का क्या लॉजिक है कि ये जो हमने चीज़ें हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई ज़मीन हो, चाहे कोई मशीन हो बड़ी बड़ी, उन्हें हम इस पर्पज़ से नहीं लाते हैं कि उन्हें हम एक साल के अंदर अंदर कहीं गायब कर देंगे, कहीं बेच देंगे। नहीं, उन्हें हम बिज़नेस में इसीलिए लाते हैं कि उन बिल्डिंग की सहायता से, उन मशीन की हेल्प से हम अपना माल और बनाएंगे, हम उसके अंदर अपना काम चलाएंगे। और यानी कुल मिला के ये होता है कि बिल्डिंग में हम बहुत लंबे समय तक काम करेंगे। अगर कोई मशीन खरीद कर ला रहे हैं तो उस मशीन से हम लंबे टाइम तक उसका यूज़ करेंगे। तो इस कारण से उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन करेंट एसेट्स, क्योंकि ये एक साल से काफ़ी ज़्यादा टाइम तक हमारे साथ में रहने वाली हैं। ठीक है, और ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसे एसेट्स कहा जाता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के आगे लॉन्ग टर्म लिखना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होता है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, जब भी हम और पैसा कमाने के लिए अपना पैसा कहीं पर निवेश करें या फिर इन्वेस्ट करें, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे आप किसी कंपनी में अपना पैसा लगा दो शेयर्स में, तो आप शेयर्स में पैसा क्यों लगा रहे हो, ताकि मुझे वहाँ से मेरा पैसा और बढ़कर मिले। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। यहाँ मैंने लिखा है शॉर्ट टर्म एडवांस, इधर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा करंट एसेट्स का। ठीक है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि एक साल के अंदर अंदर तक के लिए किया गया है, यानी आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया और 10 महीने बाद मुझे उसका अमाउंट मिल जाएगा, तो वो तो होता करंट एसेट्स में। लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट, मैंने अपना पैसा ऐसी जगह पर लगाया है जहाँ से जो मुझे रिटर्न मिलेगा, जो मुझे वापस पैसा मिलेगा, वो एक साल के बाद में मिलेगा, तो वो हो जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसे मैं लिखूंगा नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट में लिखने का कारण एक साल से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है लॉन्ग टर्म एडवांसेस, यहाँ लिखा था शॉर्ट टर्म एडवांसेस।
एडवांस का मतलब मैंने क्या समझाया था, हमने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया, यानी एक तरीके से हमने उसको लोन दे दिया। अब मैंने आपको कहा था कि अगर हमने उसको बोला है कि भाई तू चल 5 साल में पैसा दे देना हमको, तो वो तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म। क्या कारण है उसके पीछे कि 1 साल से कम का टाइम पीरियड है। इसी जगह हम उसे कहते हैं कि चल ठीक है, तू तो अपना भाई बंधु है, तू ले जा मुझसे पैसे, 2 साल बाद दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता, ये लॉन्ग टर्म एडवांस कहलाता। क्यों? क्योंकि 1 साल का टाइम पीरियड क्रॉस हो चुका है, और इसी कारण से हमने उसे रखा है नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, ये कुछ मेजर एग्जांपल्स थे एसेट्स के, जो कि डिफाइन करेंगे कि करंट क्या होता है, नॉन करंट क्या होता है। इसके अलावा कोई एक आध दो चीज़ें और अगर आती हैं क्वेश्चन में, तो उसे हम देखकर बस ये हमें अंदाज़ा लगाना है कि अगर 1 साल से कम टाइम पीरियड है तो वो करंट एसेट्स होंगी, 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड है तो वो नॉन करंट एसेट्स होंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे अब, वो है हमारी लाइबिलिटीज़, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दायित्व। तो लाइबिलिटी क्या होती है? पहली चीज़, अगर मेरे पास कोई चीज़ है वो मेरी नहीं है तो वो लाइबिलिटी है। दूसरी चीज़, मुझे अगर किसी को पैसे देने हैं या मुझे किसी को पेमेंट करना है, वो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दायित्व, यानी मेरे पास कुछ है लेकिन मेरा नहीं है वो लाइबिलिटी। दूसरी चीज़, मुझे किसी को पेमेंट करना है, वो लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, अब जैसे एसेट्स दो तरीके से डिवाइड हुई थी, करंट और नॉन करंट, वैसे ही लाइबिलिटी भी डिवाइड हो जाएंगी। तो लाइबिलिटीज़ को भी हमने दो तरीके से बांट दिया। पहला करंट लाइबिलिटी, ये मैंने लाइबिलिटीज़ को शॉर्ट में लिख दिया है LIAB। ठीक है, पूरा इस तरीके से लिखते हैं हम लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटी और दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर भी करंट और नॉन करंट में डिफरेंस कैसे करेंगे, उसकी वही सेम कंडीशन है कि 12 महीने तक, यानी कि 1 साल से कम कम है तो वो होगा करंट, 1 साल से ज़्यादा निकल जाए तो वो हो जाएगा नॉन करंट। यहाँ मैंने 4 नाम लिखे हैं करंट लाइबिलिटीज़ के। सबसे पहला बिल्स पेबल। आप याद करिए, मैं अपन ने पढ़ा था बिल्स रिसीवेबल कहाँ पर, जब हमने करंट एसेट्स की बात करी थी, और जब हम करंट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम वर्ड यूज़ में ले रहे हैं बिल पेबल। तो आप फ़र्क कैसे याद करोगे, एसेट्स में रिसीव करना है हमें, इसलिए उसका नाम था बिल रिसीवेबल, और लाइबिलिटी यानी जो हमें पे करनी है, इसीलिए इसका नाम है बिल्स पेबल। और वहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें साथ में समझाई थी, एक तो बिल्स रिसीवेबल और उसी के साथ में डेटर्स। ठीक है, DEBTORS, उसमें बी साइलेंट होता है, डेप्टर्स नहीं बोलते उसको। तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों मैंने आपको साथ में समझाए थे। और अब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये एक साथ समझाएंगे आपको। ठीक है, तो समझिए, जब हमने बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स समझे थे, तो हमने उन्हें लिंक किया था सेल से, कि इसी को आप परचेज से लिंक करिए, कि हमने किसी से माल खरीदा और हमने उसे पैसा नहीं दिया, यानी हमने परचेज किया है, हमने खरीदा है माल, लेकिन उधारी में खरीदा है, उधार में परचेज किया है, तो वो हमसे पैसा मांगता है, इसीलिए वो इंसान हमारे लिए हो जाएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर को हिंदी में कहते हैं लेनदार। लेनदार यानी वो इंसान जो हमसे पैसे लेगा। डेटर था देनदार, यानी जो हमें देगा पैसे, और क्रेडिटर्स है लेनदार, जो हमसे पैसे लेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी के साथ में बिल्स पेबल समझ लेते हैं। जैसे वो हमारे बहुत अच्छा जान पहचान वाला नहीं था, तो उसने उधारी पर माल हमको बेच तो दिया, यानी हमने उधार में खरीद तो लिया, लेकिन उसने क्या किया, हमको बिल लिख कर दे दिया। बिल लिख कर दे दिया, और मतलब उसने हमको ये बाउंड कर दिया कि भाई आप इस तारीख को मुझे इतना रुपया दोगे, उसे बिल्स कह दिया जाता है। और अब हमें इसमें पैसा देना होगा, इसलिए वो हमारे लिए बिल्स पेबल हो जाता है। पेबल यानी है तो दोनों सेम चीज़, जिससे हमने माल खरीदा है वो होगा एक तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में इन्हें हम करंट लायबिलिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने जिससे माल खरीदा है वो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगा पैसा चुकाने के लिए। वो हमें यही बोलेगा कि भाई आप 10-15 दिन में पैसा चुका देना। 1 साल तक का टाइम तो वो हद मार के ही नहीं दे किसी भी कंडीशन में, इसीलिए हम उसको करंट में मानते हैं, क्योंकि करंट का मतलब क्या होता है, 12 महीने से कम। ठीक है, और क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दोनों को करंट में क्यों रखा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रोविजंस देखिए, सबसे पहले तो प्रोविज़न का मतलब समझिए, प्रोविज़न क्या होता है। प्रोविज़न का मतलब होता है, हिंदी में इसको आयोजन कहते हैं। आयोजन तो आप गलत समझ लोगे हिंदी मीडियम वाले। प्रोविज़न का मतलब ये होता है कि हम फ्यूचर में किसी चीज़, कोई चीज़ हमें पता है कि फ्यूचर में होगी,
और हम आज की तारीख में ही उसके लिए पैसा जमा कर रहे होते हैं, तो वो एक तरीके से प्रोविज़न हो जाता है। जैसे हमें लगता है कि आगे जाकर कुछ लॉस हमको हो सकता है, कुछ बिजनेस में हमें नुकसान हो सकता है, तो हम पहले से ही पैसा उठा के रख लेते हैं कि भाई जब हमें नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हम इस पैसे में से कर लेंगे। तो उसे प्रोविज़न कहा जाता है कि हमने उस चीज़ से रिलेटेड अपने पास प्रोविज़न बना के रख लिया है। कल को अगर कोई नुकसान हो गया तो हम इस प्रोविज़न में से पैसे उठाएंगे और उस नुकसान की भरपाई कर देंगे। ठीक है, तो प्रोविज़न तो समझ आ गया आपके पास। इसे लायबिलिटी क्यों माना गया है? क्योंकि ये हमने देने के पर्पज़ से अपने पास रखा है, पैसा हमारा ही था, उसी पैसे में से हमने प्रोविज़न बनाया। लेकिन लायबिलिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो पैसा है ये किसी ना किसी दिन उस नुकसान की भरपाई करने में पूरा हो जाएगा, इसीलिए इसे लायबिलिटी कहा गया है। वरना जो पैसा हमारे पास होता है वैसे उसे तो हम एसेट्स मानते हैं, कैश मैंने लिखा था वहाँ पर, उसे तो एसेट्स मानते हैं। यहाँ पर प्रोविज़न को लायबिलिटी क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये हमें किसी ना किसी पर्पस में आगे जाकर यूज़ में ले लेना है, इसीलिए इसको लायबिलिटी मानते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आ गई, बैंक ओवरड्राफ्ट। हो सकता है आप में से ये शब्द किसी को पता भी हो। जैसे बैंक में हमारा अकाउंट होता है, मान लीजिए आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए हैं, और किसी दिन आपको बिजनेस में तो भाई हो सकता है कि 2 लाख का माल खरीद लिया, तो हम अपने बैंक से पेमेंट करेंगे। तो कई बार क्या होता है, हमारे बैंक में सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है, 1 लाख रुपये और मुझे चाहिए 1.5 लाख रुपए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कई बार करंट अकाउंट खुलवा लेता हूँ। उससे क्या होता है, बैंक मुझे एक फैसिलिटी दे देती है कि आपके पास 1 लाख रुपए है, कोई बात नहीं, आपको 50,000 और चाहिए हमसे ले जाओ, कोई बात नहीं, आप हमारे अच्छे कस्टमर हो, आपने करंट अकाउंट खुलवा रखा है हमारे साथ, इतनी सुविधा हम आपको दे देंगे। तो हमारे पास क्या था, 1 लाख रुपए हमारा खुद का था, वो तो हमने निकाल ही लिया, साथ में हमने बैंक से 50,000 और ले लिए, बाद में तो वो हमको देना ही है बैंक को, इसीलिए उसे कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, और उसे हम लिखते हैं लाइबिलिटी में, क्योंकि ये हमें बैंक को लौटाना होता है। ठीक है, तो आई होप, और इसे हम हाँ करंट क्यों मानते हैं, क्योंकि ये हम 12 महीने के अंदर अंदर ही बैंक को लौटा देते हैं, इसीलिए इसको करंट मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की, यानी ऐसी लाइबिलिटी, ऐसे पेमेंट जो कि हमें पे तो करने हैं लेकिन अभी नहीं करने हैं, वो हम 1 साल बाद पे कर देंगे। ठीक है, वो समझते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी में मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला है लॉन्ग टर्म लोन। लोन का मतलब सीधा सा लोन हमने किसी से लिया है, तो हमने किसी से लोन लिया है तो कल नहीं तो परसों हमें उसको चुकाना पड़ेगा, इसीलिए वो लाइबिलिटी होता है। लॉन्ग टर्म यानी कि हमें उसे चुकाना तो है लेकिन 1 साल के अंदर अंदर नहीं चुकाना है, हम उसे आराम से 1 1.5 साल या जब मतलब कुल मिला के 1 साल के बाद ही हमें चुकाना है, इसीलिए हमने उसको लिख दिया लॉन्ग टर्म लोन। अगर इसी जगह पर कोई लोन हम ले लेते हैं जिसे हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकाना होता, तो वो आ जाता यहाँ पर, और वो किस नाम से आ जाता, शॉर्ट टर्म लोन। जैसे हमने एसेट्स में पढ़ा था ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म वो जो 1 साल के अंदर अंदर के लिए है, और लॉन्ग टर्म वो जो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए है। तो ऐसा लोन जिसका रीपेमेंट हमें 1 साल बाद करना है वो लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा, और अगर हमें पेमेंट करना है इसका मतलब वो लाइबिलिटी है, और 1 साल से ज़्यादा वाली हुई इसीलिए नॉन करेंट लाइबिलिटी है। इसी जगह अगर कोई लोन जिसका हमें रीपेमेंट करना है तो वो लाइबिलिटी होगा, पर 1 साल के अंदर अंदर करना है तो वो यहाँ आ जाता किस नाम से, शॉर्ट टर्म लोन के नाम से। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोविजंस वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी, फ़र्क केवल इतना है कि अब जो हम प्रोविज़न बना रहे हैं, यानी हम फ्यूचर में होने वाले किसी लॉस के लिए अभी अपने पास पैसा इकट्ठा करके रख रहे हैं, तो हमारी नज़रों में वो जो लॉस होगा ना, वो 1 साल के बाद में ही कभी होगा, इसीलिए हमने जो प्रोविज़न बनाया है वो 1 साल के बाद तक के लिए बनाया, इसीलिए उसे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कह दिया जाता है। और मैं जो आपको समझा रहा हूँ प्रोविजंस हुआ, अगर हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग भी काफ़ी डीप होता है, और भी कई चीज़ें हैं। मैं केवल आपको जो टर्म्स एलैबोरेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बिल्स पेबल समझाऊंगा तो ये भी काफ़ी डीप में जाएंगे, तो इसमें भी कई कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, पर मेरा अभी उद्देश्य केवल ये है कि जो लोग बेसिक अकाउंटेंसी सीख रहे हैं, बेसिकली 11th वाले स्टूडेंट्स, उन्हें अभी एक ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, जिनको पहले से आता है वो ऐसा नहीं सोचें कि भाई बिल्स पेबल में तो और भी चीज़ें आती हैं, केवल यही थोड़ी ना होता है। तो अभी मैं केवल एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान में रख कर चलें। ठीक है, प्रोविज़न में भी केवल फ्यूचर लॉस के लिए ना होकर कुछ और चीज़ों के लिए भी हो सकता है, लेकिन अभी मेरा पर्पस केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न क्या हो गया कि ऐसा पैसा जो हमने बचा के साइड में रख रखा है
जो कि 1 साल बाद की चीज़ों के लिए काम आएगा, वो हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई आपको ऐसा अमाउंट दिखे, ऐसी चीज़ दिखे जो हमें किसी को पे करनी है, तो आप तुरंत पहचान जाना कि वो है लाइबिलिटी। और 1 साल से अंदर में पे करनी है तो हो जाएगी करंट, 1 साल के बाद पे करनी है तो हो जाएगी नॉन करंट। इतनी सी बात बहुत सिंपल है लाइबिलिटी की। इसके बाद एक चीज़ आती है जो कि हम लाइबिलिटी साइड में ही दिखाते हैं, वो होती है कैपिटल, जिसे हिंदी में कहते हैं पूंजी। अब मान लीजिए कैपिटल होती क्या है। देखिए, जब बिज़नेस नया नया शुरू किया जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं पर जाकर बैठ गए कि भैया आज से मेरा बिज़नेस चालू, नहीं। हमें पहले बिज़नेस में कुछ पैसा लगाना पड़ता है। वो पैसा कौन लगाता है? बिज़नेस का मालिक वो पैसा लगाता है। चाहे फिर वो एक छोटी सी दुकान हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा बिज़नेस हो, पहले उसमें पैसा लगाया जाता है। उस पैसे से मशीनें खरीदी जाती हैं, उस पैसे से सामान खरीदा जाता है, फिर बिज़नेस चालू किया जाता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि बिज़नेस के जो ओनर्स होते हैं वो बिज़नेस चलाने के लिए बिज़नेस में पैसा लगाते हैं। बस उसी पैसे को कहा जाता है पूंजी या फिर कैपिटल। इतनी सी बात। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है मैंने ड्राइंग्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आहरण। यहाँ पर ड्राइंग का मतलब वो नहीं है कि हम पेन और पेंसिल लेकर चित्रकारी शुरू कर दें। ये ड्राइंग को आप रिलेट करिए ड्रॉल से। हम ड्रॉ को कैसे खींचते हैं, उसी से रिलेट करिए इस ड्राइंग को। कि जब बिज़नेस का ओनर बिज़नेस में पैसा लगाता है तो उसे जब ज़रूरत पड़ती है तो बिज़नेस से पैसा निकालता भी है। तो जब वो बिज़नेस से कोई चीज़ निकालता है तो उसे कहते हैं ड्राइंग। वापस समझिए, बिज़नेस का ओनर बिज़नेस में पैसा लगाता है, ठीक है, उसी पैसे से बिज़नेस चलता है। लेकिन जब उस ओनर को खुद के पर्सनल लाइफ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, बिज़नेस से पैसा निकालता भी है। तो जब वो बिज़नेस से पैसा निकाल रहा है उसे ही हम कहते हैं ड्राइंग करना, ठीक है। वो बिज़नेस से पैसे को ड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, वो बिज़नेस से पैसा निकाल रहा है, तो वो होती है हमारी ड्राइंग्स। और हिंदी में उसे कह देते हैं आहरण, ठीक है। बस इतना सा लॉजिक है ड्राइंग के पीछे का। तो ये थी कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज जो कि 11th में जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ें उससे पहले ये टर्म्स उन्हें पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी छोटी छोटी कई टर्म्स हैं, लेकिन उनका अभी एकदम से समझ लेना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स आएंगे, आगे के कंसेप्ट्स आएंगे, उनमें वो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी और उन्हें वहाँ पर समझना ज़्यादा बेटर रहेगा। एकदम से सारी चीज़ें समझने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी जितनी 10 चीज़ें बताई हैं मैंने, वो आपके लिए शुरुआती तौर पर बहुत ही सही हैं। उन्हें आप एक बार और देखना चाहें तो देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि एसेट्स को कैसे समझा जाए, लाइबिलिटी को कैसे समझा जाए, शॉर्ट टर्म को कैसे समझा जाए, लॉन्ग टर्म को कैसे समझा जाए, तो उसके लिए जो मैंने पॉइंट बताए उनको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। इससे बेहतरीन बात तो कोई होगी ही नहीं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में इससे आगे की चीज़ें आपके सामने लाई जाएगी। ओके, थैंक यू।